जोहार नमस्कार, मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम एक एक कर भारत के समक्ष आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। भारतीय इतिहास में सन 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी घटना थी जिसने अंग्रेज हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इस संग्राम का केंद्र था मेरठ, जहां 10 मई सन 1857 को ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी थी। ऐसे ही बाबूराव बुलेश्वर सेठमाके एक भारतीय स्वतंत्रता समर्थक, विद्रोही और भारत के एक गोंड सरदार थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उन्होंने चंदा जिले में विद्रोह का नेतृत्व किया। चंद्रपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर शहीद क्रांति सूर्य बाबूराव सेठमाके का बलिदान विशेष महत्वपूर्ण है। वे क्रांति की मसाल थे। वीर बाबूराव सेठमाके का जन्म मोलमपल्ली के श्रीमंत सेठमाके जमींदारी में 12 मार्च 1833 को हुआ। उनकी माता का नाम जुर्जा कुंवर था। बाबूराव को 3 साल की उम्र में गोटूल में डाला गया था, जहां वे मलल युद्ध में तीरक मठा, तलवार, भाला चलाने में प्रशिक्षित हुए। वे अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार पर जाते, साथ ही शस्त्र चलाने का अभ्यास भी करते थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए ब्रिटिश एजुकेशन सेंट्रल इंग्लिश मीडियम रायपुर मध्य प्रदेश से 4वीं तक की पढ़ाई को पूर्ण कर वे मोलमपल्ली वापस आ गए। उम्र बढ़ने के साथ ही वे सामाजिक नीति मूल्यों को भी सीख गए थे। धीरे धीरे वे अपनी जमींदारी के गाँव के लोगों से संपर्क करने लगे, जिससे उन्हें साहूकार ठेकेदारों द्वारा सामान्य जनता पर किए गए अत्याचार की जानकारी मिली। साथ ही अंग्रेजों के आने के बाद उनके द्वारा दी गई यातनाओं की भी जानकारी उन्हें मिलने लगी, जिससे उनकी समझ और बढ़ती गई। राज परिवार से होने के बावजूद उनमें जमींदारी नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण का भाव अधिक था, जो समय के साथ साथ और परिपक्व होता गया। उनकी शादी आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के चेन्नूर के मड़ावी राजघराने की बेटी राजकुंवर से हुई। एक गोंड परिवार में जन्मे, जिन्होंने 1858 में 7 महीने की अवधि में अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दिया। ये बगावत सिर्फ मेरठ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश में फैल गई। इस बगावत में शहीद हुए लोगों और नेताओं को भारत की आज़ादी का अग्रदूत माना जाता है और उनकी बहादुरी को याद किया जाता है। एक तरफ जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे जैसे लोगों को आज भी सारा देश याद करता है, वहीं कुछ ऐसे भी साहसी वीर थे जिन्हें इतिहास ने वो जगह नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसा लगता है कि बगावत का केंद्र उत्तर भारत था, लेकिन सच्चाई यह है कि विद्रोह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दूर दराज के आदिवासी इलाकों में भी पहुंच गया था। ये किस्सा है बाबूराव बुलेश्वर सेठमाके का, जिन्होंने 1857 में गोंड जनजाति के विद्रोह का नेतृत्व किया। मौजूदा समय में इसे महाराष्ट्र का चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिला कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में ये चंदा जिला कहलाता था। सन 1854 में अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार अगर किसी भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना हो या फिर उसके राजा का कोई पुत्र ना हो और उनका खानदान आगे नहीं बढ़ रहा हो, तब वह राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाता था। अंग्रेजों ने सन 1854 में चांदा को अपने हाथ में ले लिया। उस समय जिले में कई जमींदारियां हुआ करती थी जो राजगोंड परिवारों के अधीन थी। ये जमींदारियां 18वीं सदी में मराठाओं के आने के पहले से थी। जाहिर है इन परिवारों ने अंग्रेजों का विरोध किया और इसका सबसे बड़ा कारण था उनकी जमीनों पर अंग्रेजों का कब्जा। 18 दिसंबर 1854 को चांदागढ़ पर R.S. एलिस को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया और अंग्रेजों द्वारा गरीबों पर जुल्म ढाने की शुरुआत हो गई। एक तरफ अंग्रेज जुल्म ढाते थे तो दूसरी तरफ वे अपने धर्म से शांति के लिए प्रचार प्रसार के द्वारा भोले भाले आदिवासियों को विकास के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें छला जाता था। साथ ही यह क्षेत्र वन संपत्ति, खनिज संपदा से भरा हुआ था और अंग्रेजों को अपना कामकाज चलाने के लिए इन संपदाओं की जरूरत थी। इसलिए अंग्रेज आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे थे। ये बात बाबूराव को कतई पसंद नहीं थी। जमीन का हक आदिवासियों का है और वो उन्हें मिलना ही चाहिए। उनका मानना था कि आदिवासी जिस तरह सामुदायिक जीवन पद्धति और सांस्कृतिक जीवन शैली में जीते हैं, उन्हें वैसे ही जीना चाहिए
और धर्मांतरण कर अपनी असल पहचान नहीं खोनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों ने उनके मन में विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित कर दी और मरते दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपने लोगों की रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए 24 सितंबर 1857 को उन्होंने जंगोम सेना की स्थापना की। ऐसे ही एक जमींदारी थी मोलमपल्ली, मौजूदा समय में गढ़चिरौली जिला, जिसमें 24 गांव आते थे। तकरीबन 25 साल के बाबूराव सेडमाके मोलमपल्ली के जमींदार थे। उनका जन्म गढ़चिरौली के जिले की अहेरी तहसील के किस्तपुर गांव में मार्च सन 1833 को हुआ था। सन 1858 के शुरू में सेडमाके ने गोंड, माड़िया और रोहिला के करीब 500 आदिवासी युवाओं की फौज बनाई और उन्हें लड़ना सिखाया। इस फौज के दम पर ही उन्होंने चांदा जिले के पूरे राजगढ़ परगना पर कब्जा कर लिया था। ये खबर जब चंद्रपुर पहुंची तो जिला कलेक्टर कैप्टन क्रिस्टन ने बगावत को कुचलने के लिए अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी भेजी। 13 मार्च सन 1858 को नंदगांव घोसरी के पास अंग्रेज और सेडमाके की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जीत सेडमाके की सेना की हुई। उनकी सेना ने न सिर्फ कई अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला, बल्कि उनके हथियारों और गोला बारूद को भी नष्ट कर दिया। इस बीच अडपल्ली और फोर्ट के जमींदार वेंकटराव ने सेडमाके से हाथ मिला लिया और दोनों ने गोंड और रोहिला आदिवासियों की 1200 सिपाहियों की सेना के साथ अंग्रेजों की सेना के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर उनके दांत खट्टे कर दिए। इन दोनों की संयुक्त सेना ने गढ़ी सुरला किले की तरफ कूच करके उस क्षेत्र को सीधे अपने कब्जे में ले लिया। जब क्रिस्टन को इस बात का पता चला तो उसने एक और टुकड़ी भेजी, जिसने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन इससे सेडमाके की सेना को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके सैनिकों ने अंग्रेज सेना पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। आखिरकार अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। इस लड़ाई में भी काफी संख्या में अंग्रेज सिपाही मारे गए। 2 बार करारी हार का सामना करने के बाद कैप्टन क्रिस्टन ने नागपुर से लेफ्टिनेंट जॉन नटल के नेतृत्व में फिर सेना भेजी। दोनों सेनाओं के बीच पहले 19 अप्रैल सन 1858 में सगनपुर में और फिर 27 अप्रैल सन 1858 में बामनपेट में जबरदस्त जंग हुई और इस बार भी जीत सेडमाके और उनकी सेना की हुई। इस सफलता से उत्साहित होकर सेडमाके ने 29 अप्रैल सन 1858 की रात अहेरी जमींदारी में प्राणहिता नदी पर चिंचगुड़ी में टेलीग्राफ कैंप पर हमला बोल दिया। उस क्षेत्र के आदिवासियों की नज़र में पूरे देश में फैला ये एक ऐसा यंत्र था जो उन्हें गुलामी की जंजीरों में बांधता था। इस हमले में टेलीग्राफ ऑपरेटर हॉल और गार्टलैंड मारे गए, लेकिन पीटर वहां से भागने में कामयाब हो गया। अहेरी के घने जंगलों से होकर पीटर कैप्टन क्रिस्टन के पास पहुंच गया। इस हमले की आंखों देखी जानकारी पीटर ने कैप्टन क्रिस्टन को दे दी। इस पर क्रोधित होकर क्रिस्टन ने नागपुर से कैप्टन शेक्सपियर के नेतृत्व में फौज की टुकड़ी बुलवाई। कैप्टन शेक्सपियर ने अपनी फौज के साथ बाबूराव वेंकटराव की गोंड रोहिला सेना पर 10 मई सन 1857 को घोट गांव के पास हमला बोल दिया। नतीजे में अंग्रेज सेना को तीसरी बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बाबूराव और अंग्रेजी फौज के बीच में घमासान युद्ध हुआ और एक बार फिर अंग्रेजी फौज उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही और बाबूराव वहां से सही सलामत निकल गए। इस हार के बाद शेक्सपियर बौखला गया। उसने घोट की जमींदारी पर कब्जा कर लिया। इधर अचानक से हुए युद्ध में बाबूराव के कई साथी मारे गए, साथ ही आम लोग भी इसकी चपेट में आ गए। बाबूराव के आंदोलन में कई अड़चने आने लगी। उनके और उनके साथियों की जमींदारी जब्त कर ली गई। अब तक बाबूराव अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे, लेकिन आखिरकार 18 सितंबर सन 1858 में सेडमाके को पकड़कर कैप्टन क्रिस्टन के हवाले कर दिया। बाबूराव को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है, ये बात वेंकटराव तक पहुंची और वे बस्तर चले गए। बाबूराव की गिरफ्तारी के बाद उनके अन्य साथियों को भी पकड़ लिया गया। बाबूराव और उनके साथियों पर क्रिस्टन की अदालत में गार्टलैंड और हॉल की हत्या और अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अपने फैसले में बाबूराव को फांसी और उनके साथियों को 14 वर्ष कारावास का दंड सुनाया। 21 अक्टूबर 1858 को बाबूराव को फांसी की सजा सुनाई गई। 21 तारीख को शाम 4 बजे चंदागढ़ राजमहल, जिसको जेल में परिवर्तित कर दिया गया, वहां के पीपल के पेड़ पर उन्हें फांसी दी गई। स्थानीय लोक कथा के अनुसार
वीर बाबूराव पुल्लेसूर सेडमाके के बारे में एक आश्चर्यजनक घटना का जिक्र हमेशा कहने और सुनने में आता रहा है। उन्होंने एक बार ताड़ोबा के जंगल में बांस का फल, जिसे ताड़ोआ कहा जाता है, उसका सेवन कर लिया था। वो फल बहुत जहरीला होता है और जो व्यक्ति उसे पाचन कर लेता है उसका शरीर वज्रदेही हो जाता है। बाबूराव ने उसे प्राशन कर लिया था, जिससे वे बेहोश हो गए थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें होश आ गया और उसके बाद उनके शरीर पर किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था। उनमें एक अद्भुत शक्ति आ गई थी। वे मीलों तक बिना थके तेजी से भागते थे। जेल में जब उन्हें फांसी दी गई तो उनका शरीर पत्थर की तरह था और गर्दन भी सख्त हो गई थी, जिससे फांसी की रस्सी खुल गई। उन्हें फिर से फांसी पर लटकाया गया, लेकिन फिर रस्सी खुल गई। ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार फांसी होने के बाद उनकी मौत की पुष्टि की गई, लेकिन अंग्रेजों में उनका इतना खौफ था कि मौत की पुष्टि करने के लिए उन्होंने बाबूराव सेडमाके के पार्थिव को खौलती चूना भट्टी में डाल दिया। इस घटना का जिक्र महाराष्ट्र की चांदा डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स में भी इसका उल्लेख किया गया है। आज चंद्रपुरा में उस जगह एक छोटा सा स्मारक बना हुआ है जहां वीर बाबूराव सेडमाके को फांसी दी गई थी। चंद्रपुर और उसके आसपास के इलाके में सन 1857 की बगावत आज भले ही देश भूल चुका हो, लेकिन आदिवासी लोक कथाओं और गीतों की वजह से स्थानीय लोगों के दिल में सेडमाके आज भी जिंदा है। इस तरह 25 साल की कम उम्र में बाबूराव सेडमाके अपने शौर्य का प्रतीक दिखाते हुए स्वतंत्रता की खातिर बलिदान हो गए। उनके शौर्य और साहस के लिए भारत सरकार ने भारतीय डाक द्वारा 12 मार्च सन 2007 को उनके जन्म दिवस पर उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया। हर साल वीर बाबूराव सेडमाके के बलिदान दिवस पर हजारों की संख्या में आदिवासी सागाजन चंद्रपुर जेल में पीपल के पेड़ के पास एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे वीर शहीद बाबूराव पुल्लेसूर सेडमाके को सत सत नमन।